हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़े थे कि एंजाइम क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर पाथ प्रोवाइड करवाता है। आई होप आपको समझ आई होगी वो वीडियो, क्योंकि मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा स्पीड से रीड करके समझा दिया था, लेकिन समझा दिया था नॉर्मल स्पीड से। तो चलो अभी देखते हैं इसके अंदर नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की बात कर लेते हैं कि कैसे एंजाइम का मतलब नेचर होता है। ओके, कैसे एक्शन करता है। जो बेसिक बात है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एंजाइम रहेगा, एक आपका सबस्ट्रेट रहेगा, इस तरीके से जो आपको मैंने बताया था। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर वो खुद कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर, और फिर एंजाइम निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पीछे पढ़ लिया था। ईच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट। ठीक है, हर एक एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर उसको काम करना होता है जुड़ के। बाइंडिंग साइट इट्स मॉलिक्यूल सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस। देखो, एक एंजाइम रहेगा आपका जिसके ऊपर क्या रहेगी, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट रहेगी जिस पे आके आपका सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, और एक क्या बनेगा, हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, और ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है, काफ़ी कम टाइम के लिए बनता है, क्योंकि सडनली किसको किस में बदलना होता है, एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर। एंड डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और किसके अंदर बदल जाता है ये, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये जो आप रिएक्शन देख सकते हो, द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से वो कैटेलाइज होती है। अब कुछ चीज़ें बेसिक इसके बारे में। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। किस तरीके से काम होगा, जो हमने ऊपर बताया बिल्कुल वही सेम होने वाला है। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एक्टिव एंजाइम, मतलब एक्टिव साइड से जो एंजाइम के ऊपर है उसके ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा वहाँ पे, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर द शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। और जो वो एंजाइम के अंदर आपकी शेप थी ना, जो भी शेप कुछ भी हो सकती है, लाइक लोकेंट की, हर एक एंजाइम की अपना एक खास शेप होती है, वो बिल्कुल टाइट पैक हो जाएगा। ठीक है, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और इससे क्या होगा, नया कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। और जब ये एक बार तो क्या रहेगा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट, बाद में हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट, और ये एंजाइम अलग निकल जाएगा, प्रोडक्ट आपको अलग मिल जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और अब सवाल आएगा कि भाई इस एंजाइम का क्या होगा। अब ये एंजाइम दोबारा से फ्री है किसी नए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर बदलने में। अब बात आती है कि भाई जो ये एंजाइम है, इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो किन किन चीज़ों के ऊपर बेस करेगी, मतलब कि क्या ये कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसको या नहीं कर सकते। तो वो देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। दिस इंक्लूड, देखो क्या क्या चीज़ें इसको अल्टर कर सकती है, टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। बाइंडिंग है, खुद सबस्ट्रेट है, और पीएच है, और आपका है टेम्परेचर। जो सबसे पहले टेम्परेचर और पीएच, देखो क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर या हर चीज़ एक कंडीशन होती है भाई, उसके ऊपर अगर जाएंगे ना तो वो चीज़ें ख़राब होने से हो जाएंगी। ये नहीं है कि मतलब एक लेवल पे जाके आपका काम बढ़ जाएगा। सपोज करो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल ठंडा दिन है कोई, और आप उस ठंडे दिन में काम कर रहे हो। ओके, और उसके साथ आपको मतलब कि काफ़ी ठंड लग रही है, काम कर रहे हो, लेकिन काम ठीक ठाक कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आप एक जगह पे जाके काफ़ी सुटेबल फील करोगे और काफ़ी अच्छा काम कर पाओगे। लेकिन ये नहीं है कि हम गर्मी बढ़ाते जाएंगे तो आपका काम की जो रफ्तार या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं टेम्परेचर किसी रिएक्शन में कैसे रोल प्ले करता है। टेम्परेचर एंड पीएच, मतलब हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिसके ऊपर जाके वो, ये नहीं है कि भी बढ़ता जाओगे तो काम बढ़ाता रहेगा, एक लिमिट तक ही काम बढ़ेगा, उसके बाद काम खराब हो जाएगा। एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, काफ़ी नैरो रेंज होती है। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक जो एंजाइम है वो एक खास टेम्परेचर पे मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाता है, चाहे वो पीएच हो चाहे टेम्परेचर हो। उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर।
एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। जो एक्टिविटी है वो दोनों ही केस में क्या होती है, अफेक्ट होती है। अगर ऑप्टिमम से कम रखोगे तो भी डिस्टर्ब हो जाएगी एक्टिविटी, और हाई करोगे तो भी। लो टेम्परेचर प्रेशर द एंजाइम इन टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे या पीएच कम रखोगे तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाई कर दोगे तो वो बिल्कुल ही आपके क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने हमारे सामने है एनसीईआरटी बुक से ही आपके पीएच, टेम्परेचर, ठीक है, और कंसंट्रेशन वाले तीनों के तीनों ग्राफ। देखो एक खास पीएच दिखा रखा है, मतलब अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये वाला जो हिस्सा है ये मैक्सिमम है भाई यहाँ से, ठीक है, जो एक्टिविटी है इस पीएच पे ये मैक्सिमम है, और इस टेम्परेचर पे यहाँ पे एक्टिविटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वो इससे नीचे आ गई, एक्टिविटी जो थी एंजाइम की वो नीचे रिड्यूस हो गई। और सेम यहाँ पे जैसे जैसे पीएच का नंबर बढ़ा, जो एक्टिविटी थी वो रिड्यूस हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी काम करती हैं। इधर है आपका कंसंट्रेशन, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन से क्या होगा, एक बार काम बढ़ता है लेकिन वी मैक्स के बाद जाके क्या हो जाएगा, वो काम घट जाएगा। नीचे देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करती है। सबस्ट्रेट समझ रहे हो ना आप, जिस चीज़ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं जिसके साथ, वो आपका सबस्ट्रेट है। विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट बढ़ेगा, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट द फर्स्ट। एक बार तो बढ़ेगी वो, जैसा कि ग्राफ में दिखा रखा था, एक बार तो वो बढ़ेगी लेकिन बाद में स्टेबल हो जाएगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीड बाय एनी फर्दर राइज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। इसके बाद आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो, आगे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, एंजाइम मोलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल एंड आफ्टर सेचुरेशन दीज मोलिक्यूल देयर इज नो फ्री एंजाइम मोलिक्यूल टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मोलिक्यूल। आप इसको इस तरीके से समझो, जब आपके पास 100 एंजाइम है, ठीक है, और आपने 20 सबस्ट्रेट को रिएक्शन कराने के लिए दिया काम, ठीक है, तो जो 20 एंजाइम हैं वो 20 सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पे प्लस में 20 सबस्ट्रेट और ऐड कर दी, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी 80 एंजाइम बचे हुए थे, तो क्या हो जाएगा 40 + 40, मतलब कि 40 एंजाइम 40 सबस्ट्रेट अपना पेयर बनाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बनेगा। इस तरीके से जब तक हम 100 एंजाइम को 100 सबस्ट्रेट नहीं देते, जब तक वो अपनी रेट को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही 100 हो जाएंगे और 100 एंजाइम हो जाएंगे तो वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और अगर आप 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स के लिए 100 से ज़्यादा, 100 प्लस 102, 110 या कुछ भी नंबर बढ़ाते हो, तो बाकी के जो सबस्ट्रेट रहेंगे उनको एंजाइम ही नहीं मिलेगा, और जब तक उनके लिए एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा वो रिजल्ट शो नहीं करेंगे। तो एंजाइम का नंबर फिक्स होता है, ठीक है, और एंजाइम अपने नंबर तक तो काम को संभाल लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप सबस्ट्रेट प्रोवाइड कराओगे तो वो बिल्कुल भी ग्रोथ शो नहीं करेगा। अब आगे, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम। अब भाई कौन सा केमिकल जुड़ रहा है एंजाइम के साथ, वो भी चीज़ आपकी काफ़ी मतलब रिजल्ट शो करेगी। अब देखो कई बार क्या होता है, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड द इनहिबिशन ऑफ द केमिकल कॉल्ड द इनहिबिटर। एंजाइम के पास कई बार ऐसा केमिकल आ जाता है जो क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को रोक देता है, उसको बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है, और प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। When the inhibitor closely resemble to the substrate in the molecular structure and inhibit the activity of enzyme, this is known competitive inhibitor। देखो कई बार क्या होता है, ये आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये कोई और केमिकल है जिसके पास ऐसी साइट है, तो इससे पहले ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आके जुड़ जाएगा। अब आपका जो ये काम था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने का वो नहीं होगा, तो आपका जो काम था एंजाइम का वो रुक गया, उसको बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर compete with the substrate for the substrate binding side of the enzyme। देखो क्या था, सबस्ट्रेट और जो आपका इनहिबिटर था उनकी जो शेप थी वो एंजाइम के एक्टिव साइड जैसी ही थी, तो उनके बीच में कंपटीशन हो गया, जिससे क्या होगा, बाद में एंजाइम का एक्शन कम हो जाएगा। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट, ये एग्जाम्पल है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, आप पूछ लेंगे कि भाई सक्सिनिक जो डिहाइड्रोजनेज होता है एंजाइम,
उसके साथ कौन compete करता है, वो है malonate, which closely resemble to the substrate succinate in the structure. Such competitive inhibitor are often used in the control of bacterial pathogen. इनका हम अपने फ़ायदे के लिए भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली तो हमने आपको बताया। अब बार बार हम एंजाइम कर रहे हैं, तो वो एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्लास वगैरह क्या है, तो देख लेते हैं। Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on type of reaction they catalyze. अभी कैसे रिएक्शन करते हैं उसके बेस पे ये होते हैं अलग अलग। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, ईच विद 14 to 30 सब क्लास नेम्ड अकॉर्डिंगली 4 डिजिट नंबर। ये इनका नाम करने का तरीका है, इनकी काफ़ी सब क्लास होती है। तो देखो सबसे पहले आपका क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगी। और ऐसा काम जब होता है वहाँ पे मोस्टली आपका जो वाटर है वो रिलीज होता है, तो वाटर को रिलीज करने वाले एंजाइम होते हैं आपके डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, विच कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंस एस और एस डैश। लाइक आपका एस रिड्यूस हो रहा है, एस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, एस आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एस डैश आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफरेज, ट्रांसफर कैसे होंगे, एंजाइम कैटलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी टू अदर। एस के साथ जी का पेयर था, अब जी एस डैश के साथ आ गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके बाद आपका आता है हाइड्रोलेज, एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोस। हाइड्रोलेज का मतलब होता है डिजोल्व करना, घोलना, तोड़ना, तो बॉन्ड को जो ब्रेक करेंगे वो आपके हाइड्रोलेज होते हैं। लाइज का मतलब होता है जोड़ना, तो ये आपके लाइजेस हैं। लाइजिंग एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलाइजिंग। देखो ये क्या था, ये सी और सी थे ना, और एक्स और वाई थे, एक्स वाई का अलग पेयर बन जाएगा, सी बॉन्ड सी अलग हो जाएगा। देखो मतलब ये जो चीज़ थी वो टूट के इधर आ जाएगी, और एक्स और वाई जो अलग अलग थे वो यहाँ से हट के खुद एक कंपाउंड बना देंगे, ये ऊपर वाला जो पार्ट था वो इनका हट जाएगा। अब आइसोमरेज, सॉरी वो लाइसिस भी ब्रेक डाउन करना होता है, मैं गलती से बोल गया, लाइगेज होता है अभी जोड़ने वाला, सॉरी फॉर दैट। ऊपर तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था लाइसिस, वो ब्रेक डाउन ही होता है, वो पेयर्स को अलग करता है। आइसोमरेज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो स्ट्रक्चर बदल दे। इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर, जो स्ट्रक्चर बदल देते हैं वो। लाइगेज क्या हो जाएंगे, जोड़ने वाले। कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड, जो दो किन्हीं कंपाउंड को जोड़ते हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनाएंगे। अब आपका लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, को फैक्टर। ओके, अब को फैक्टर वो होते हैं जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। आप सबको पता है भाई एंजाइम के अंदर पॉलीपेप्टाइड हैं, मल्टीपल प्रोटीन से बने होते हैं, ये पेप्टाइड होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं यहाँ पे। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट आल्सो, मतलब क्या होते हैं, इनके पास नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, को फैक्टर, आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। वो आपका भाई कोई मेटल आयन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इन दीज इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। देखो क्या रहेगा, जो आपका प्रोटीन पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम, और जो मेटल पार्ट होगा वो रह जाएगा आपका को फैक्टर। ओके, 3 काइंड ऑफ को फैक्टर में भी आइडेंटिफाइड, 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन, ये अलग अलग आपके 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। फॉर एग्जांपल पेरोक्साइडेज एंड कैटालेज विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम is the prosthetic group and it is a part of active site of the enzyme, heme like hemoglobin जो होता है। अब कोएंजाइम क्या होते हैं, एक तो था प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम। आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिएंट होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, सिर्फ रिएक्शन के दौरान जुड़ते हैं। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज को फैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। The essential chemical component of many coenzyme are क्या होते हैं, विटामिन्स, लाइक कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसके बाद निकल लेता है। NADP हम सारे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, नियासिन के अंदर। ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी which form coordinate bond
with the side chain of the active site and same time form the one more coordination bond with the substrate। ये इस तरीके से होंगे। अगर ये आपका एंजाइम है, मेटल आयन बीच में बॉन्ड बनाएगा, एक तरफ सबस्ट्रेट है एक तरफ एंजाइम है, तो बीच में आ जाते हैं। एंजाइम कार्बोक्सिलेज पेप्टाइडेज। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम विच टेस्टिफाई दैट दे प्ले क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी। देखो भाई, अगर आपका कोफैक्टर कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप हट जाएगा, यहाँ से मेटल आयन हट जाएगा, तो एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से पता लगा टेस्ट के बाद कि ये काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये था आपका चैप्टर, हो चुका है मेरी तरफ से। इसके क्वेश्चन वगैरह आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। जिनके पास नंबर नहीं है, मैं अब एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ लास्ट में जो 1 है ये, ओके, 80 53 65 23 51। और आप वहाँ पे PDF आप ले सकते हो अलग साइट से, मैं डाउनलोड करके आपको भेज दूँगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें और अपनी प्रेजेंस ज़रूर बता दें भाई। पढ़ते कई बच्चे हैं लेकिन पता मुझे एक का ही है, कशिश का। तो आप भी बताओ आप कौन हो, कहाँ से हो, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।